वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू की थी, जहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स तक पहुँच चुके हैं और उसी फंडामेंटल राइट में हमने प्रीवियस दो इसके जो टॉपिक हैं वो कर चुके हैं। जहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में हमने करने की कोशिश की थी आर्टिकल 12 को समझा था, आर्टिकल 13 को समझा था, जहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन हमने समझने की कोशिश की, और उसके बाद आर्टिकल 13 में हमने लॉ की डेफिनेशन समझने की कोशिश की, लॉ की नेगेटिव डेफिनेशन हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट के कुछ फीचर्स जानने की कोशिश की कि क्या क्या फीचर होते हैं, और उसके बाद हमने दो राइट्स हमने कवर किए। जहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट राइट हमारा आर्टिकल 14 to 18 है। ये कौन सा राइट है? तो आप अभी तक बता चुके होंगे इसका कि राइट है हमारा राइट टू इक्वालिटी। देन उसके बाद हमने पढ़ा 19 to 22, और ये हमारा राइट कौन सा है? ये राइट हमारा राइट टू फ्रीडम। ये दोनों हमने राइट पढ़ने की कोशिश की और इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा और एक एक चीज़ हमने इसमें समझने की कोशिश की। अब आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्या रहेगा? तो हमारा फंडामेंटल राइट के जो बाकी राइट बच गए, कितने टोटल राइट हैं? टोटल 6 राइट हैं। पहले कितने थे? 7 थे। एक डिलीट हुआ। कौन सा डिलीट हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी। कौन से डिलीट हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इतनी चीजें आपको बताई थी। तो फंडामेंटल राइट हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 12 से 35 में जो आते हैं, आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 के अंतर्गत ये आते हैं। और पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 जब ये आएंगे, इसमें से हम आर्टिकल 12 से लेकर 22 तक कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं आर्टिकल बेसिकली 3 राइट आज हम कवर करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये कहाँ आते हैं? हमारे जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में आएंगे। राइट टू रिलीजन जो है आपका 25 से लेकर 28 तक आएगा। और उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आपके 29 और 30 में कवर करेंगे। तो ये सारे राइट्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की और आज के लेक्चर की। तो यहाँ पे सबसे पहला राइट हम देखेंगे आर्टिकल 23। ये किसके अंडर आएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो हमें राइट दिए गए हैं। तो कहाँ है? आर्टिकल 23 और 24। उसमें पहला आर्टिकल 23। तो इसमें किसको बचाया गया है एक्सप्लॉयटेशन से? तो किसको बचाया गया है? तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? एक तो ट्रैफिकिंग की। ट्रैफिकिंग क्या होता है? जो आदमियों को खरीदते हैं ना, बेचते हैं ना, कि खरीद के बेच के उसको सब मजदूरी करवाई जाती है, फिर उसको कहीं दूसरे देश में ले आते हैं। तो ट्रैफिकिंग जो होती है, ट्रैफिकिंग को रोकने की बात की गई है। ट्रैफिकिंग से क्या हो रहा है? एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसको रोकने की बात की गई है। उसके साथ साथ फोर्स्ड लेबर को रोकने की बात की गई है। फोर्स्ड लेबर क्या होता है? बेगारी सुना है? बेगार क्या होता है? एक तो हम भिखारी सुनते हैं, बेगार क्या होता है? बेगार होता है कि आप जबरदस्ती किसी से लेबर तो करा लेते हो, कंपलसरी वर्क तो करा लेते हो, लेकिन उसको उसके अगेंस्ट पैसे नहीं देते हो, यानी कि आपने उसे जबरदस्ती लेबर करवाई है, उसको बोलते हैं बेगारी। तो फोर्स्ड लेबर। तो फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिक को जहाँ पे प्रोहिबिशन की बात की गई, हमारा आर्टिकल 23 है। इसके अंदर अगर हम देखें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले कि ये दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है, स्टेट के अगेंस्ट भी, प्राइवेट के अगेंस्ट भी। ऐसा एक और लॉ देखा था हमने, कौन सा देखा था? जो स्टेट के अगेंस्ट भी था और प्राइवेट के अगेंस्ट भी था। आर्टिकल 17 हमने देखा था। कौन सा पढ़ा था? आर्टिकल 17, जो कि एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, उसके अलावा तो कोई एब्सोल्यूट राइट है नहीं, 17 एब्सोल्यूट राइट है। तो 17 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि वो प्राइवेट के अगेंस्ट भी था, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे भी अगर ये प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट है तो हमें लॉ की जरूरत पड़ेगी, और हम इसके लिए लॉ लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। किसको? ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। और ट्रैफिकिंग में अगर हम देखें तो ट्रैफिकिंग के अंदर देवदासी सिस्टम भी आ जाता है। देवदासी सिस्टम यानी कि साउथ साइड में जो बेसिकली हमारे कंट्री में चलता है, कि बेसिकली शुरू से ही छोटी सी लड़कियों को मंदिर को हम दान कर देते हैं कि ये मंदिर की ही सेवा करेगी। तो वो सिस्टम भी यहाँ पर रोकने की बात की गई है। ट्रैफिकिंग को रोकने की बात की गई है, देवदासी सिस्टम को रोकने की बात की गई है। लॉ लेके आए, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट लेके आए। अब उसके बाद
हम पढ़ेंगे फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर क्या हुआ? फोर्स्ड लेबर का मीनिंग मैं बता चुका हूं कि आप नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी आपसे काम करवाया जाए। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल। तो इसको भी रोकने की बात की गई है। और यहीं पे बेगार को डिफाइन किया गया। बेगार को क्या बोला गया? कंपलसरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, पैसे नहीं दे लेकिन काम करवा लिया। तो ये बेगार को भी यहाँ पे मना किया गया है। तो यहाँ पे हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मिलता है। इससे क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमें राइट दिया गया कि हमको बेसिकली क्या 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 प्रोहिबिट किया गया है? ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट की गई है, ट्रैफिकिंग की गई है। और क्या किया हमने? क्या कर दिया? फोर्स्ड लेबर को भी प्रोहिबिट कर दिया कि जबरदस्ती बेगारी भी कोई ना करवाए, जिससे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये सब हमने मना किया। ठीक है, तो कहाँ से मिला है? राइट, आर्टिकल 23 से मिला। और इसके अंदर अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट है नहीं, क्या रेस्ट्रिक्शन है? तो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन अगर हम देखेंगे तो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। इसमें ये लिखा गया है कि स्टेट चाहे तो स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट इंपोज कर सकता है कंपलसरी सर्विस। कंपलसरी सर्विस जिसको हम बोलेंगे फोर्स्ड लेबर। यानी कि इंडिविजुअल को तो बोल दिया कि नहीं कर सकते हैं, स्टेट को बोल दिया नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन यहाँ पे दे दिया है और बोला है स्टेट चाहेगा तो स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट कंपलसरी सर्विस ले सकता है। जैसा कई यूरोपियन कंट्रीज में चलता है, जैसे इजराइल में चलता है कि वहाँ पे अगर आपको कुछ भी करना है लेकिन स्टार्टिंग के 2-4 साल आपको वहाँ की फोर्स में, डिफेंस फोर्स में एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा अपना। तो उसको हम बोलते हैं कंपलसरी सर्विस। तो ये कंपलसरी सर्विस के लिए स्टेट इंपोज कर सकता है, चाहे तो स्टेट चाहे तो इसको इंपोज कर सकता है कंपलसरी सर्विस को। यानी कि बोल सकता है कि आज से जितने भी हैं, अगर कोई और जॉब करना है लेकिन उससे पहले 3 से 4 साल आपको कंपलसरीली इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में सर्विस देनी पड़ेगी, या कोई भी और इस तरह की सर्विस के लिए कंपलसरी कर सकता है कि सभी को इस एक पर्टिकुलर सर्विस में आना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। ये स्टेट इंपोज कर सकता है। तो वैसे फोर्स्ड लेबर मना है, लेकिन स्टेट चाहे तो कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर स्टेट करेगा, किस चीज के लिए? पब्लिक पर्पस के लिए करेगा। अगर स्टेट करेगा तो उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यानी कि उसे ये नहीं करना है कि ये वाली सर्विस में कंपलसरी सर्विस देनी है, सिर्फ हिंदू को देनी है, सिर्फ मुस्लिम्स को देनी है, सिर्फ क्रिश्चियन को देनी है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है रेस पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, क्रीड पे। इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है लोगों के बीच में। ये नहीं बोलेंगे कि पर्टिकुलर कास्ट है, इस कास्ट के लोग इस सर्विस में आएंगे, इस कास्ट के लोग इस कंपलसरी सर्विस से बाहर रहेंगे, यानी उनको छूट दे दी उन्होंने। तो इसीलिए इसको भी स्टेट इंपोज कर सकता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है लोगों के बीच में। तो इतना चीज़ें ध्यान रहेंगी इसमें। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रहेंगी। ध्यान रखो, इसमें मैंने रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन में सेक्स नहीं डाला है। तो यहाँ पे मेल फीमेल में रेस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है कि मेल को हम कंपलसरी बोल सकते हैं, फीमेल को छोड़ सकते हैं। तो वो इसमें नहीं डाला हुआ है, तो ध्यान रखना इस तरीके से उसके ऊपर किया जा सकता है। तो इतना ध्यान रहेगा इसमें कि क्या कहता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बोल रहा था? फोर्स लेबर से बचा रहा है, इमोरल किससे? ट्रैफिकिंग से बचा रहा है। अब ऐसे ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमारा आता है आर्टिकल 24, और 24 क्या बोलेगा? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। जब इस टाइप के वर्ड कहीं पे भी लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं तो उसका मीनिंग बड़ा खतरनाक निकल के आता है। तो उसमें एटसेट्रा से बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, और उसके अलावा क्या बोला? एटसेट्रा, यानी फैक्ट्री के अलावा भी हमें कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है चिल्ड्रंस का। तो यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों को, चिल्ड्रंस को। चिल्ड्रन कितने साल तक? 18 साल तक। 18 साल तक के बच्चे या 14 साल तक के बच्चे? तो यहाँ पे 14 साल तक के बच्चों की बात की जाती है कि 14 साल तक के बच्चों को फैक्ट्रीज में, या फिर हम कहेंगे कि कहीं और जगह पे भी एम्प्लॉय नहीं करना है। हालांकि 18 साल है, हम देखेंगे 14 से 18 और 6 से 14, मतलब छोटे 14 साल से छोटे और 14 से 18 में क्या डिफरेंस है उसको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इसको पढ़ते हैं कि इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री। किसी भी फैक्ट्री में
एम्प्लॉयमेंट बच्चों को नहीं करवाना है, जबरदस्ती एम्प्लॉयमेंट नहीं करवाना है छोटे बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में, या किसी भी हैजार्डस एक्टिविटीज में, हैजार्डस एक्टिविटीज में नहीं करवाना है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर रेलवे में नहीं करवाना है। तो कहाँ करवा सकते हैं? तो कहाँ करवा सकते हैं? तो ये बोलता है इसके हिसाब से, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें तो हमें सिर्फ हैजार्डस एरियाज में नहीं काम करवाना है, यानी कि हम छोटे मोटे बिजनेस में करवा सकते हैं। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, तो करवा ही सकते होंगे, यही तो। इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। ये प्रोहिबिट नहीं करता, सिर्फ इतनी सी लाइन उन्होंने लिख के छोड़ दी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हल्का फुल्का काम है वहाँ पे हम बच्चों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? ये मैं आपसे पूछूं कि क्या हम हल्के फुल्के जगह पे कर सकते हैं? तो इनको बाद में समझ में आया, और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुए तो बाद में इसमें अमेंडमेंट आते हैं, और बाद में अगर हम देखेंगे तो चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट हमारे कई आते हुए दिखाई देंगे। उसमें से मेनली हम पढ़ेंगे 2016 को, ठीक है। पहले कर सकते थे, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि बच्चों को तो कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट अगर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, इसीलिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया। हमने 2016 में उसको देखेंगे, लेकिन पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। और इसके लिए हमने क्या बनाया? इसके लिए हमने बनाया नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ठीक है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है हमने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के अंडर, हमने इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया है। तो ध्यान रखना इसमें कि ये हमने इसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी बना दी इनके चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे तो उन्होंने बोला कि हजारडस में नहीं करना है, बाकी जगह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हजारडस में नहीं करना है, यानी 14 साल से छोटों को हजारडस में नहीं करना है। यानी 14 साल से बड़े हैं और 18 साल से छोटे हैं, उनको क्या हम हजारडस इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं इसके हिसाब से। तो इसी चीज को अमेंड किया गया, और हमने 2016 में इसका अमेंडमेंट लेके आए, और यहाँ पे बोला गया कि 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, इनको प्रोहिबिट किया गया सभी ऑक्यूपेशन से, सभी प्रोसेस से। प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स फ्रॉम ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस, यानी कि किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाना है, किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बोला गया। लेकिन इसका भी अगर हम कहें तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसके ऊपर भी केस हुआ, इसके ऊपर भी केस हुआ। तो लोगों ने बोला कि ऐसे तो वो घर में भी काम नहीं करेंगे। जैसे फार्मर्स क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं ना अपने साथ खेत में काम कराने के लिए, चलो बेटा आज तेरी छुट्टी है तो चलो आज लेके चलते हैं खेत में, मेरा भी सारा लग जाएगा, तू भी काम कर लेना। और ऐसे में अपने पिताजी के साथ कोई बच्चा काम कर रहा है और किसी ने फोटो खींच कर डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये देखो बच्चे से काम करवाया जा रहा है, तो क्या उसके ऊपर केस होगा? तो इस चीज का ख्याल रखा गया और बोला गया कि क्या बोला गया कि फैमिली ओन्ड बिजनेस में जैसे कोई दुकानदार है, वो अपने बेटे को अगर दुकान पे बैठा रहा है तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट में काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर बोला है कि आपको बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करना। अगर करना है तो फैमिली ओन्ड बिजनेस में कर सकते हो, लेकिन कब? आफ्टर स्कूल आवर्स। तो यानी कि मैंडेटरी है स्कूल भेजना। हमने आर्टिकल 21A पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल कंपलसरी एजुकेशन पढ़ा था। तो उसको हम यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे पहले कहाँ से शुरुआत हुई कि पहले हैजार्डस में एम्प्लॉय नहीं करना है, उसके बाद क्या बोला गया कि कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं करना है। लेकिन लोग क्या बोलेंगे कि हम तो अपने साथ अगर रखना चाहें तो क्या नहीं रख सकते? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया, और उसके बाद क्या आया कि उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। कहाँ पे? फैमिली ओन्ड बिजनेस में। और फैमिली ओन्ड बिजनेस में भी ऐसा नहीं है कि 24 घंटे रखोगे, वहां पे भी क्राइटेरिया है कि आफ्टर स्कूल आवर आप उसको एम्प्लॉय कर सकते हो, आप स्कूल खत्म होने के बाद अपने साथ बैठा सकते हो। समझ में आया कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते? यानी कि बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होने से हमने बचाया। उसके अलावा इसका एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है? हम कहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं बच्चों को एम्प्लॉय कर सकते हैं मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तभी तो देख रहे हैं जहाँ सीरियल आते हैं छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, उनको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है।
ध्यान रहेगी ये चीज कि कैसे आर्टिकल 24 हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। अभी एटसेट्रा का मतलब समझ में आया, कितनी जगह इवॉल्व होके आया, पहले हैजार्डस था, फिर नॉन हैजार्डस में भी आया और फिर बाकी में भी वो फैमिली ओन्ड बिजनेस में भी आ गया। इसीलिए ये छोटे छोटे वर्ड है ना बाद में बम की तरह फूटते हैं और इतने फैल जाते हैं कि उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर बाद में। तो इसीलिए ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे अमेंडमेंट ने हमारे 14 साल से छोटे बच्चों को कैसे सभी एम्प्लॉयमेंट के लिए रोक दिया। अब बात आती है 6 से 14 के लिए तो बोल दिया, व्हाट अबाउट 14 to 18 ईयर्स। यहां तो बोल रहा है कि 14 ईयर्स तक तो आपको कोई भी नहीं काम कराना है, 14 से 18 ईयर्स का वो भी तो बच्चे हैं, हम 18 से ऊपर एडल्ट मानते हैं ना, तो 14 से 18 ईयर्स वालों के लिए क्या होगा, तो 14 से 18 ईयर्स वालों के लिए बोला कि उनको क्या करना है, हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करने देना है, नॉर्मल इंडस्ट्रीज में वो काम कर सकते हैं। यानी कि जो पहले बात थी वो 14 से 18 पे अप्लाई होगी कि उनको हैजार्डस ऑक्यूपेशंस में, प्रोसेसेस में यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन नॉर्मल काम वो कर सकते हैं, नॉर्मल इंडस्ट्रीज में नॉर्मल अगर वो फिजिकल वर्क है तो वो कर सकते हैं। तो ध्यान है, इसमें दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, और दो चीजें क्या क्या है, सबसे पहली चीज कि 6 से 0 से लेके 14 ईयर्स, 0 से 14 ईयर्स और उसके बाद 14 से 18 ईयर्स, 14 से 18 ईयर्स, ये क्या है, नो एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे कंप्लीट लो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो हैजार्डस, यहाँ पे हैजार्डस उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। दो चीजें ध्यान रहेंगी। इसमें एक्सेप्शन दे दिया मीडिया और एंटरटेनमेंट का, यहां पे काम कर सकते हैं। और कहां काम कर सकते हैं, और कहां काम कर सकते हैं, फैमिली ओन्ड बिजनेस। लेकिन कब काम कर सकते हैं फैमिली ओन्ड में, आफ्टर स्कूल आवर्स। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रहेंगी, बस इतना सा इसमें हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद आर्टिकल 24 यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपके दो ही थे। फर्स्ट में क्या था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को तो रोका गया था, फोर्स्ड लेबर को रोका गया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादातर वुमेन्स के खिलाफ हम देखते हैं कि ज्यादातर हमें मिलती है, तो इसलिए वुमेन, और हम कह सकते हैं कि वुमेन और चिल्ड्रंस को या फिर फोर्स्ड लेबर को बचाने उसके अगेंस्ट हमें राइट्स दिए गए। और यहाँ पे बच्चों को भी राइट्स दिए गए कि बच्चों के खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो किया जाता है, क्योंकि बच्चे अपने आप अपनी मर्जी से आवाज़ नहीं उठा सकते ना, तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए हमने राइट्स दिए, और ये राइट्स हमने डिटेल में पढ़े कि कैसे कैसे राइट्स दिए जाते हैं। और इसी का आप देख सकते हो चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया था, और कब से, 1 सितंबर 2016 से फोर्स में आया था। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो कंप्लीट बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, और 14 ईयर से पहले की अगर हम बात करें, 14 ईयर से पहले की अगर हम बात करें तो कंप्लीट बैन है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट पे किसी भी तरह का उनसे काम नहीं करवा सकते, सिर्फ मीडिया और इंडस्ट्री को छोड़ के। ठीक है, मीडिया और इंडस्ट्री इसका एक्सेप्शन है, ध्यान, मीडिया और एंटरटेनमेंट इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। उसके बाद चाइल्ड लेबर इज नाउ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उसके बाद एडोलेसेंट्स जो हैं 14 to 18 ईयर्स हैं, उनको क्या बोला, प्रोहिबिट टू वर्क इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज, हैजार्डस में नहीं काम करना है, बाकी जगह वो कर सकते हैं, यानी 14 to 18 के लिए थोड़ा रिलैक्स कर दिया। तो इतनी चीजें ध्यान रहेंगी कि ये हमारा क्या था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राइट पे, और नेक्स्ट राइट हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 25 से लेके आपको मिलेगा 28 तक। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला राइट अगर हम देखें आर्टिकल 25, एक एक लैंग्वेज को पकड़ते चलना, कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। अब आप बोलोगे कि मैं तो बात कर रहा था फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, आपने तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस लिख दिया। भाई मैंने नहीं लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना लिख के फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस लिखा है। इसका क्या मतलब है, तो इसका भी एक अलग स्पेसिफिक मीनिंग है। इसका क्या मीनिंग है, अगर मैं बोलता यहाँ पे लिख देता फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आपके पास ये क्या ऑप्शन हो जाता है, जैसे एग्जाम में होता है ना 4 ऑप्शन है A B C D, तो उनमें से आपको एक चूज करना है।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता तो जितने धर्म हैं उन धर्म में से चूज करने की आपकी फ्रीडम है, किसी भी धर्म को चूज कर लो। लेकिन जब मैं फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास ये भी फ्रीडम है कि अगर मैं किसी धर्म को नहीं चूज करना चाहता तो वो मेरी मर्जी हो जाती है, यानी कि ये मेरी इच्छा है मैं किसी को चूज करूं या ना करूं। इसीलिए इसको कॉन्साइंस लिखा गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं लिखा गया है। एक एक वर्ड को चेक करना सीखो कि कैसे हम वर्ड्स के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस हमें बोला गया है, समझ में आया इसका मीनिंग। एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमें क्या क्या राइट दिए। पहला राइट दिया राइट टू प्रोपगेट, राइट टू प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, ये तीनों राइट दिए। प्रोफेस का मतलब क्या हुआ, प्रोफेस का क्या मतलब क्या हुआ कि आप सबको बता सकते हो कि मैं इस धर्म का हूं। आप सबको डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं मुस्लिम धर्म का हूं, मैं ईसाई धर्म का हूं, ये डिक्लेयर कर सकते हो, आप प्रोफेस कर सकते हो उस चीज को। दूसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब जो उस धर्म की जितनी भी चीजें हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अगर आर्य समाज में हवन है तो आप उस हवन को प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। अगर हिंदू धर्म में बोला है डेली सुबह शाम मंदिर जाना तो आप जा सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। और उसके बाद अगला क्या बोला, प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन में क्या है कि आप उसको प्रोपगेट भी कर सकते हो, यानी कि दूसरों को भी अपने धर्म की अच्छाई बता सकते हो, दूसरे को भी अपने धर्म की अच्छाई बता सकते हो। तो तीनों चीजें इसमें दे दी। क्या क्या तीनों चीजें दे दी कि प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो अपने धर्म को। पहले क्या बोला, आपके पास फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, आप किसी को धर्म को मानो नहीं मानो ये सब आपकी मर्जी है, कौन से को मानना है ये भी आपकी मर्जी है। और अगर मान रहे हो तो उसको प्रोफेस करना चाहते हो करो, आपकी मर्जी है, कोई आपके ऊपर जबरदस्ती करने वाला नहीं है। प्रैक्टिस करना चाह रहे हो करो, आपकी मर्जी है। प्रोपेगेट करना चाहते हो कर सकते हो, यानी अपने धर्म को फैला भी सकते हो। लेकिन ध्यान रखना इसमें, जब मैं धर्म को फैलाने की बात करता हूं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने धर्म के बारे में बताना है, दूसरे धर्म पे अटैक नहीं करना है। यानी कि आपके पास कितनी फ्रीडम है, आपके पास सिर्फ इतनी फ्रीडम है कि आप अपने धर्म के बारे में बताओ, दूसरे के धर्म पे अटैक नहीं कर सकते। ध्यान रखिए ये चीजें, ये हमें कहां दिया गया है, आर्टिकल 25। ठीक है, अब मैं आर्टिकल 26 पे जब जाऊंगा तो दोनों में एक डिफरेंस बताऊंगा कि ये जो आर्टिकल 25 है ये बेसिकली इंडिविजुअल राइट है। इंडिविजुअल यानी कि किसी एक आदमी का धर्म के प्रति क्या क्या अधिकार हैं, किसी एक आदमी के धर्म के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं एक आदमी को, वो सब अधिकार इसमें है। ठीक है, ध्यान रहेगा 26 में आएगी ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो इसके अंदर क्या है, राइट टू प्रोपगेट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन, कि यानी कि अगर आप अपने धर्म को फैला रहे हो, प्रचार कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को कन्वर्ट करने का काम करो कि आ जाओ हमारे धर्म में कन्वर्ट करो। वो मोटिवेट होकर अगर अपने आप आना चाहता है तो आ सकता है। यानी कि राइट टू कन्वर्ट वन सेल्फ, यानी कि खुद अपनी मर्जी से अगर मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं, ये आपका फंडामेंटल राइट ऑफ चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको हादिया केस में क्लैरिफाई भी किया है कि अगर कोई इंसान खुद अपने धर्म को कन्वर्ट, क्योंकि क्या बोला है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस बोला है, आपकी मर्जी है, किसी भी धर्म को अपना लो, आज किसी को अपनाओ, कल दूसरे में जाना चाहते हो चले जाओ, कल उसके बाद तीसरे में जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन आप दूसरे को बदलने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। दूसरे के पास जाके नहीं कह सकते कि मैं तो जा रहा हूं तू भी चल मेरे साथ, ये नहीं कह सकते। ध्यान है क्या रहे इसमें, क्या नहीं है, समझ में आया चीज, बिल्कुल आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। अब उसके बाद इसका भी रेस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना है। यानी कि अगर आप प्रोपेगेट करने जा रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोफेस कर रहे हो, पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए उससे। मॉरलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे कोरोना काल में, वैसे तो आपकी प्रैक्टिस है, आपको मंदिर जाना, आपका फ्रीडम फंडामेंटल राइट है कि आपको क्या बोला गया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, मस्जिद जा सकते हो नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन कोरोना में जब हमने इकट्ठा होने के लिए मना किया, क्योंकि वहां पे क्या था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया हेल्थ इश्यूज पे कि आपको नहीं जाना है, कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होना है। तो समझ में आया कि कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन हेल्थ के ऊपर, और उसके अलावा आपको किसी और का फंडामेंटल राइट भी वायलेट नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि जब हम आर्टिकल 26 पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ इतने रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, ये रेस्ट्रिक्शन उसके अंदर नहीं है।
तो 25 में ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअली अगर कोई अपना रिलीजन का वो राइट अपनाना चाहता है, राइट बेसिकली उसको वो करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल को आर्टिकल 25 में दिए हुए हैं, तो उसमें उसको ध्यान रखना है कि अपने फंडामेंटल राइट को अपनाते हुए किसी और के फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे। वो इसमें लिखा हुआ है रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन में, ध्यान रहेगी इतनी चीज। अब उसके बाद स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट रेगुलेट कर सकता है या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है एनी एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। लेकिन कौन सी एक्टिविटी को? जो नॉन रिलीजियस एक्टिविटी है। हमने प्रियम्बल जब पढ़ा था तो हमने क्या लिखा था? इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। क्या है? सेक्युलर है। और क्या सेक्युलर है? ऐसा नहीं कि हम धर्म को नहीं देखें, हम धर्म को देखेंगे, हम धर्म को देखेंगे, लेकिन सबको एक नज़र से देखेंगे। अगर कोई गड़बड़ करता हुआ दिखाई देगा तो स्टेट इंटरफेयर करेगा, अगर सब सही चल रहा है तो सही चलने दो। ये हम सेक्युलर, ये कहते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन सेक्युलरिज्म। कि स्टेट धर्म से बिल्कुल अलग नहीं है, धर्म को वो देखता रहेगा दूर से, और जैसे ही किसी धर्म ने इधर उधर जाने की कोशिश की या दूसरे में टांग अड़ाने की कोशिश की, तो उस टाइम पे स्टेट इंटरफेयर करेगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। और स्टेट के लिए सारे धर्म बराबर हैं। तो यहाँ पे स्टेट कैन रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी नॉन रिलीजियस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है। देन उसके बाद इट कैन प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल। ये सबके लिए ओपन कर सकता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। ये स्टेट जो है सबके लिए ओपन कर सकता है इस चीज़ को। ठीक है। तो ये हमने कहाँ पढ़ा? आर्टिकल 25 में। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जब मैं हिंदू लिख रहा हूँ तो हिंदू का मतलब क्या है? तो आर्टिकल 25 में जो हिंदू लिखा गया है इसका मतलब सिख भी है, जैन भी है और बुद्धिस्ट भी है। हिंदू के अलावा ये 3 धर्म भी हिंदू में ही आ जाएंगे जब मैं यहाँ हिंदू वर्ड को लिखता हूँ। ये आर्टिकल 25 के अंदर है। ये हमने आर्टिकल 25 पढ़ा। पढ़ते हैं आर्टिकल 26, और आर्टिकल 26 भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आएगा। तो इसमें हमने क्या लिखा है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अभी कुछ देर पहले मैंने बताई थी कि आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 जो है वो किसको राइट दे रहा है? वो इंडिविजुअल को राइट देता है। किसको देता है? इंडिविजुअल को राइट देता है। लेकिन आर्टिकल 26 पूरे धर्म को राइट देता है। आर्टिकल 26 एक आदमी को राइट नहीं दे रहा है। यानी कि जैसे अगर मैं हूं तो आर्टिकल 26 मेरे लिए नहीं है। आर्टिकल 26 मेरे लिए नहीं है कि मेरे पास ये सब सारे राइट नहीं। मेरे पास कौन से राइट हैं? जो आर्टिकल 25 में। तो ये राइट किसके लिए है? ये पूरे धर्म के लिए है, पूरे रिलीजन के लिए है। और उसको क्या बोला जाता है? रिलीजियस डिनोमिनेशन। यानी कि ये राइट किसके हैं? ये राइट है रिलीजियस डिनोमिनेशन के, पूरे धर्म के। अब इसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है? मैं रिलीजियस डिनोमिनेशन बोल रहा हूँ। रिलीजियस डिनोमिनेशन होता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिलीजियस डिनोमिनेशन को डिफाइन किया। उसने बोला कि रिलीजियस डिनोमिनेशन हर वो चीज़ है जिसके हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ फॉर स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी कि कुछ फॉलोअर्स होने चाहिए उसमें। यानी कि कोई भी, अगर मैं किसी को रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलता हूँ तो उसको फॉलो करने वाले कुछ लोग होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा है उसके एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। यानी कि एक डिस्टिंक्ट हम कह सकते हैं कि एक उसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए जो उसको बाकी धर्म से अलग कर रही हो, तो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद उसका बाकी धर्म से यानी कि एक अलग से कुछ नाम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि आर्य समाज को क्या मैं रिलीजियस डिनोमिनेशन मान सकता हूँ, तो आप कहेंगे कि यस, आर्य समाज के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। आर्य समाज में क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो उसे कॉमन ऑर्गेनाइजेशन जो सबको जो है उस प्रैक्टिस से जोड़े हुए है? तो कहेंगे हाँ, वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो सुबह शाम करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं उसमें कॉमनैलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की। क्या उसका कुछ डिस्ट्रिक्ट नाम है? हाँ, आर्य समाज उसका नाम है, तो मैं उसे रिलीजियस डिनोमिनेशन कह सकता हूँ। तो ये सारे राइट्स किसको है? रिलीजियस डिनोमिनेशन को मिलते हैं। क्या राइट मिलते हैं? टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकता है। जो भी ये मैनेज करना चाहे अपने अफेयर्स को, वो सारे अफेयर्स ये खुद मैनेज कर सकता है। ये राइट हमें मिलता है
आर्टिकल 26 में अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसके रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन में पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जब वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करे, किसी का पब्लिक ऑर्डर नहीं खराब होना चाहिए। हेल्थ का ऊपर, हेल्थ के बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इनके ऊपर। और उसके बाद मोरालिटी भी हार्म नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट जो कि हम देखें कि इंडिविजुअल जब उसे प्रैक्टिस कर रहा था तो इंडिविजुअल को तो रोक दिया कि आपको किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि जब कोई रिलीजियस अफेयर की बात आती है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फंडामेंटल राइट कैन बी वायलेटेड, इनको वायलेट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लेने की कोशिश करें कि जैसे किसी रिलीजियस अफेयर्स में अगर किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन ने कोई ऑर्डर पास कर दिया कि आज शाम को सबको 5 बजे यहाँ आना है, तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ठीक है, उसकी वो फ्रीडम चली गई ना कि 5 बजे से और कहीं और जाना था तो हो सकता है उसे वहां जाना पड़े क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ है। या इस तरह का कोई ऑर्डर दे दे जो बेसिकली आपके किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, वो बोल दे कि आज शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कुछ नहीं करना, आपको आवाज नहीं निकालनी है अपनी, तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? लेकिन ये दे सकता है ऐसे ऑर्डर, यानी फंडामेंटल राइट ये वायलेट कर सकता है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल जब मैं आर्टिकल 25 को फॉलो करूंगा तो इस 25 के अंडर में मैं किसी दूसरे आदमी को नहीं बोल सकता भाई तू चुप रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, है ना। तो उसके मैं फंडामेंटल राइट यानी राइट टू स्पीच को मैं नहीं छीन सकता। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे छीन सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा रिलीजियस अफेयर ये चल रहा है, अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो उसे चुप रहना पड़ेगा, उसे यहाँ पे शांति बनाए रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट किए जा सकते हैं। ध्यान रखना इसका रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन में ये नहीं है। हालांकि इसमें इसको समझाने के लिए सबरीमाला इशू बेसिकली इसी से एसोसिएटेड है, तो मैं उसको ले सकता था, लेकिन उसमें आपका बहुत सारा टाइम चले जाएगा, करीबन आधा घंटा और उसी में लग जाएगा। तो मैं उस इशू को ना लेते हुए सिर्फ आपको इतना ही समझाता हूँ, ये फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आर्टिकल 27 में आते हैं, ये भी आपका रिलीजन में आएगा, 25 to 28, तो 27 आएगा। इसमें क्या बोला है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, यानी कि इसमें क्या है, इसको अगर बड़े सिंपल शब्दों में समझें तो इसमें है कि स्टेट जो है टैक्स नहीं लगा सकता किसी रिलीजन पे, स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। या फिर इसको दूसरे सेंस में पढ़े हैं कि स्टेट रिलीजन के नाम पे किसी से टैक्स नहीं ले सकता, कि ये नहीं ले सकता कि मुझे इस रिलीजन को प्रमोट करना है तो आप मुझे टैक्स दो तो मैं इन्हें प्रमोट करूंगा। तो पहली चीज तो ये हो गई कि प्रोहिबिट्स ओनली लेवाई ऑफ ए टैक्स, कि एक तो पहले तो सभी रिलीजन को मना करता है कि आप टैक्स नहीं लगा सकते, ऊपर से खुद के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है स्टेट कि मैं भी टैक्स नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे सभी रिलीजन को मना कर दिया कि वो टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे फीस लेने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप बोलेंगे कि जैसे कई मंदिर में जाते हैं वहां पे एंट्री फी ली जाती है, आपसे एंट्री फी ली जाती है कि अगर आपको इस मंदिर में घुसना है तो 10 रुपए की एंट्री फी लगेगी तभी आप घुस सकते हैं, या 20 रुपए की एंट्री फी लगेगी तभी आप घुस सकते हैं। तो क्या ये आपका राइट टू रिलीजन के ऊपर वो नहीं, हमला नहीं है? तो आप कहेंगे कि ऑलरेडी लिखा हुआ आर्टिकल 27 में कि फीस लगाई जा सकती है, फीस ली जा सकती है। क्यों ली जा सकती है? क्योंकि वो टेम्पल आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। सर्विस मतलब क्या प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप जब अंदर जाते हो तो आपको वो माहौल साफ सुथरा लगता है तो उसकी साफ सफाई करवाते हैं। वहां पे जूते रखने के लिए शू रैक बनवाए हुए हैं तो वो उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, पानी आप अवेलेबल करवाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए आपसे फीस ले सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं ले सकते। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद नो टैक्स टू प्रमोट और मेंटेन एनी रिलीजन, यानी कि स्टेट कोई टैक्स नहीं लगा सकता कि मुझे इस धर्म को प्रमोट करना है या इसको हमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है। इट प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम फेवरिंग ऑन रिलीजन वन रिलीजन ओवर अनदर रीजन। इसका दूसरा अगर हम देखें, यानी कि स्टेट चाह के भी एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर नहीं रख सकता, उस स्टेट के लिए सारे बराबर हैं। अगर किसी धर्म को मान लो स्टेट अगर फंड देना भी चाहता है, स्टेट अगर किसी धर्म को फंड देना भी चाहता है
तो उसे सबको बराबर देना पड़ेगा। अगर इसे 1 रुपया मिला है तो इसे भी 1 मिलेगा, इसे भी 1 मिलेगा, इसे भी 1 मिलेगा और इसे भी 1 मिलेगा, सबको बराबर रखना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड इंडियन सेक्युलरिज्म। यही हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है। और इसके लिए अगर हम वर्ड ढूंढे इंडियन सेक्युलरिज्म को, इसको हम बोल सकते हैं वॉचफुल एम्बिवेलेंस। क्या होता है वॉचफुल एम्बिवेलेंस? कि स्टेट जो है एक नज़र से सबको देखता रहेगा और नज़र रखे रहेगा सबके ऊपर, यानी कि ना तो किसी को ऊपर देखेगा ना किसी को नीचे, उसके लिए सब समान रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि खुद को सबसे अलग नहीं करता है। अब इसी का राइट टू रिलीजन का लास्ट आर्टिकल देखते हैं 25 to 28 में। लास्ट आर्टिकल क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से अटेंड करने हैं कि नहीं करने। क्या होता है, कई बार जब आप स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो सुबह सुबह आपसे प्रेयर बुलवाई जाती है, सुबह सुबह प्रेयर बुलवाई जाती है, या फिर हो सकता है कई जगह पे ऐसा होता है कि जाके यज्ञ करवा लें, या कई जगह ऐसा बोल देंगे कि आओ भी चलो सब नमाज पढ़ते हैं, या हो सकता है कि कई जगह जाके बोल दें चलो आज चर्च में चलते हैं। तो इस तरह की कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस किसी भी इंस्टीट्यूशन में कराई जा रही है, वो उससे आपको फ्रीडम देता है आर्टिकल 28 कि आपको करनी है कि नहीं करनी है। तो वो बताता है ये। तो ये क्या कहता है? ये बेसिकली 4 तरह के इंस्टीट्यूशन की बात करता है। आर्टिकल 28 4 तरह के इंस्टीट्यूशन की बात करता है। कौन से? एक तो पहले जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, जो बेसिकली पूरी तरह से स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं। दूसरे कौन से हो गए? जो एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट, यानी कि हम कहें कि स्टेट उसको एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है लेकिन फाइनली अगर हम देखें उसको एस्टेब्लिश ट्रस्ट नहीं किया है, यानी किसी रिलीजन ने उसको वो किया हुआ है, बस देखभाल कह सकते हैं। देखभाल क्या, इसको हम दूसरे सेंस में कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन भी सिर्फ कुछ लेवल तक का होता है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट स्टेट का इसमें नहीं है, ये बेसिकली सारा रिलीजियस उस पर होता है। देन उसके बाद अगर हम देखें, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, जिसको स्टेट से रिकॉग्निशन मिली है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे कई स्कूल हैं सीबीएसई से रिकॉग्निशन ले आते हैं। सीबीएसई क्या एक स्टेट है ना, सीबीएसई इज ए स्टेट क्योंकि उसको पावर मिली है कहीं से, सीबीएसई इज ए स्टेट। तो कई लोग क्या करेंगे, सीबीएसई से एफिलिएशन ले आएंगे, कई लोग स्टेट से एफिलिएशन ले आएंगे। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम बोलेंगे स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में क्या करना है। और उसके बाद लास्ट बोला है ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट से फंडिंग मिलती है, तो उनमें बताया है कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करने के नहीं करने। तो चारों को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं ऐसा जिसको स्टेट ने अपने फंड से ही लगाया है और स्टेट ही उसको कंट्रोल करता है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो सरकार ने ही बनाया है और सरकार ही उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स। तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या हम इसको कंपलसरी कर सकते हैं? तो यहाँ पे कंपलसरीली प्रोहिबिटेड, वहाँ पे किसी भी तरह का आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, क्योंकि स्टेट सबको बराबर की नज़र से देखेगी। अगर किसी एक का दे दिया तो बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी धर्म का क्या होगा। इसीलिए जहाँ पे भी स्टेट पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, वहाँ पे किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी किसी भी तरह की प्रेयर या फिर किसी भी तरह का रिलीजियस हम कह सकते हैं एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होती है, जो कि पूरी तरह स्टेट के द्वारा अंडर आती है। अब दूसरे टाइप के, जिसको रिलीजियस डिनोमिनेशन खुद एस्टेब्लिश करते हैं, जिसको रिलीजन खुद बनाता है। तो ऐसे ट्रस्ट जिन्हें खुद ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिन्हें रिलीजन खुद बनाता है, स्टेट का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहां पे परमिट किया जा सकता है, वहां पे परमिट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मदरसा, वहां पे नमाज पढ़े जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक धर्म के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं। स्टेट का इन्वॉल्वमेंट वहां मिनिमम दिखाई देगा, तो वहां वो परमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? अगर वहां किसी को एडमिशन लेना है तो वहां शर्त रखी जा सकती है कि आपको ये मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो कह सकते हैं, बिल्कुल, तो कह सकते हैं वहां पे। लेकिन उसके अलावा ऐसे जहां पे जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं स्टेट द्वारा, जो एफिलिएटेड है स्टेट के द्वारा, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आप इंस्ट्रक्शन तो दे सकते हो, लेकिन उसे मानना या ना मानना वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वॉलेंटरी बेसिस पे परमिट होगा। यानी आप दो, कोई बात नहीं, आप इंस्ट्रक्शन दो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसको मानना और नहीं मानना वो जो वहाँ पे लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। वो मानना चाहे तो माने, नहीं मानना चाहे तो नहीं माने।
जैसे कई क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं सीबीएसई से, तो वहाँ पे अगर चाहें तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस चालू करवा सकते हैं, लेकिन उसको मानना और ना मानना वहाँ के स्टूडेंट्स पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। ऐसे जो बनाए गए इंस्टीट्यूशंस लेकिन स्टेट से उनको फंडिंग मिलती रहती है, तो वहाँ पे भी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे तो सकते हो, लेकिन उसको मानना और नहीं मानना वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, वो वॉलंटरी बेसिस पे होगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आए, चारों इंस्टीट्यूशन समझ में आए। इसी को पढ़ लेते हैं कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी कि ये पहले वाला, यहाँ पे किसी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता जहाँ पूरी तरह से स्टेट इन्वॉल्व है, स्टेट ने ही फंडिंग दी है, स्टेट ही उसको चला रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। क्लियर है? सेकेंड, no person attending any educational institution recognized by state or receiving fund out of state shall be required to attend any religious instruction or worship। अब किसकी बात कर रहा है? अब इन दोनों की बात कर रहा है कि ऐसे जो या तो स्टेट ने रिकॉग्नाइज किए हैं या स्टेट उनमें फंडिंग करता है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में क्या करना है, दे शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी, इसमें बोल रहा है वर्शिप इन दैट इंस्टीट्यूशन विदाउट हिज कंसेंट, यानी कि बिना उसकी मर्जी के आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, यानी यहाँ इंडिविजुअल की मर्जी चलेगी। वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो लेकिन इंडिविजुअल की मर्जी चलेगी। और एक लास्ट वाला बच गया, यहाँ पे क्या है, जो बेसिकली रिलीजन के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया है, तो रिलीजन के द्वारा एस्टेब्लिश किया है तो वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए भी जाएंगे और वहाँ पे उनसे ज़बरदस्ती करवाया भी जाएगा। क्लियर है? तो ये चारों इंस्टीट्यूशन आपको समझ में आएंगे और यहीं आपके कौन से रिलीजन वाले राइट खत्म होते हैं। अब आते हैं आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 में। तो दो आर्टिकल पढ़ने हमें। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, किसके कल्चर को बचाना है? माइनॉरिटीज के। जो बड़े धर्म है, बड़े हम कह सकते हैं ज़्यादा मेजर उसमें है, तो उनका कल्चर बचाए हुआ तो अपना चलाते रहेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जिनका कल्चर ख़त्म होते जा रहा है, तो ऐसी माइनॉरिटीज़ के कल्चर और एजुकेशन को बचाना है। अब इसमें ध्यान रखना, वर्ड लिखा है ऑल सिटीजन्स, ये सिटीजन्स के लिए है बेसिकली। सिटीजन के लिए कौन कौन से थे? 15, 16, 19, 29, 30। तो यहाँ पे 29 पे पहुँच गए हम। ये 29 है कि ऑल सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम। उसके पास राइट होगा, कोई भी सिटीजन, कलेक्शन ऑफ सिटीजन है यानी कलेक्टिव राइट है। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे माइनॉरिटीज हो या कोई भी हो, कलेक्शन ऑफ सिटीजन हो, ग्रुप ऑफ सिटीजन हो, कोई भी हो, अगर उसका कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है, और उसे ये लगता है कि मेरी ये लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर खत्म होता जा रहा है, तो उसको वो कंजर्व करने का राइट रखता है, यानी कि वो उसके पास सारे राइट्स हैं कि उसको कैसे कंजर्व किया जाए, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को। तो ये बेसिकली कलेक्टिव राइट है। ठीक है। अब उसके बाद no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by state or receiving aid out of state fund on ground only of race, religion, caste and language। अब इसका क्या मतलब समझ में आया? तो इसके लिए हम पिछले वाली स्लाइड पे चलते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन कौन से, ये दोनों वाले, लास्ट वाले दोनों जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं स्टेट से या फिर फंड के उनको मिला जाता है कहाँ से? स्टेट से उनको फंडिंग मिलती है। तो ऐसे अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां पे अगर उस धर्म का कोई स्टूडेंट नहीं है, दूसरा कोई आके एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसे मना नहीं कर सकते। यानी कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, किसी भी सिटीजन को आप मना नहीं कर सकते हो इस तरह के किसी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए जिनको या तो स्टेट से फंडिंग मिलती है या फिर स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस,
अब मैं बार बार ये ओनली का मतलब नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, रेस पे, रिलीजन पे, कास्ट पे या लैंग्वेज पे। यानी कि ये नहीं मना करेगी कि आप ये लैंग्वेज बोलते हो लेकिन हमारे स्कूल में ये लैंग्वेज चलती है तो हमें एडमिशन नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। कास्ट के बेसिस पे आपको मना नहीं कर सकता, रिलीजन के बेसिस पे मना नहीं कर सकता, रेस के बेसिस पे मना नहीं कर सकता। तो ये हो गया। तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड द राइट टू एजाइटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। यानी कि अगर आप राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, जब हम लैंग्वेज को कंजर्व करने की, यहाँ बोला था ना राइट टू कंजर्व द सेम, ये जब राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यानी उसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, उसके लिए हम आवाज़ भी उठा सकते हैं, तो वो आवाज़ उठाना भी इसी में राइट आ जाएगा कि हमारी लैंग्वेज विलुप्त होती जा रही है, तो हम उसके लिए जब हम आवाज़ उठाएंगे, धरने पे बैठेंगे, तो वो भी हमारा एक राइट है आर्टिकल 29 के अंदर। ठीक है, तो इतना सारा पढ़ा कि हमने क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज कब प्रोटेक्ट होंगे, जब आप उनकी लैंग्वेज को बचाओगे, स्क्रिप्ट को बचाओगे, कल्चर को बचाओगे। अब मैंने इतनी सारी कहानी बताई, मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि माइनॉरिटीज कौन है। माइनॉरिटीज कौन है अभी तक बताया नहीं मैंने आपको। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे पूछे माइनॉरिटीज कौन है, ध्यान रखना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। माइनॉरिटीज क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि ये इसमें आर्टिकल 29 में क्या क्या राइट्स हमें दिए हुए हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचाने की बात की है, उसको कंजर्व करने की बात की है, और क्या बोला है, किसी एजुकेशनल, रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज है, स्टेट के द्वारा फंडेड है, वहाँ आप किसी को मना नहीं कर सकते हो एडमिशन लेने से। और तीसरी बात क्या बोली कि आप लैंग्वेज को बचाने के लिए एजाइटेट करना चाहो तो ये आपका राइट है, आप धरने पे बैठ सकते हो। ठीक है, ये तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। अब उसी के बाद अगला जो राइट है, कल्चरल एजुकेशन राइट, यहाँ पे भी राइट ऑफ माइनॉरिटीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, माइनॉरिटीज के राइट की बात कर रहा है। और वहां पे किसकी थी, वहां पे बेशक से इसने बोला है राइट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन यहाँ सभी सिटीजन की बात कर रहा है। और आर्टिकल 30 में पर्टिकुलरली इसने बोला है जो माइनॉरिटीज हैं ये उनके राइट हैं, जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके राइट हैं। ठीक है, और कौन से राइट हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो दो तरह की हमें माइनॉरिटीज दिखाई देंगी। कौन सी माइनॉरिटीज, जब मैंने बोला माइनॉरिटीज डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमने इनडायरेक्टली इसको पकड़ा कि ये दो तरह की माइनॉरिटीज की बात कर रहा है। किस किस तरह की, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी की बात कर रहा है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात कर रहा है। किस किस की बात कर रहा है, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी की, रिलीजियस माइनॉरिटी, और दूसरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। इन दोनों माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या बोल रहा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज में, कि इनके पास राइट है, क्या राइट है, टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि ये अपने रिलीजन को और लैंग्वेज को बचाने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना खुद का एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मदरसे जो बने हुए हैं वो इसी उससे बने हुए आर्टिकल 30 की वजह से। समझ में आया क्यों, क्योंकि वो रिलीजियस माइनॉरिटी में कह के उनको राइट है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना बना ले। ठीक है, तो राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, अपनी मर्जी का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। और ध्यान रखना राइट टू प्रॉपर्टी आपका डिलीट हुआ है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, लेकिन आर्टिकल 30 के अंडर इन माइनॉरिटीज को जब ये एजुकेशनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई बनाते हैं, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास राइट टू प्रॉपर्टी है, और ये अभी भी फंडामेंटल राइट है। ध्यान रखना कि अगर कहें कि राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी फंडामेंटल राइट है, तो किसके लिए है, सिर्फ माइनॉरिटीज ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने हैं, माइनॉरिटीज की जो जगह होगी उसको अभी भी हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। माइनॉरिटीज को नहीं, माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ध्यान रखना दिस इंस्टीट्यूशंस एंजॉय। ठीक है, माइनॉरिटीज के पास खुद नहीं होता है, उनके इंस्टीट्यूशंस को है। इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ
कि अगर ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई बनाते हैं तो स्टेट को अगर फंडिंग देनी है तो सभी धर्मों के इंस्टीट्यूशंस को बराबर बराबर देनी पड़ेगी, उसे इनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये इंडियन सेक्युलरिज्म है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर ऑफ तीन टाइप के हैं। पहला, सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम स्टेट, जिनको रिकॉग्निशन भी स्टेट दे रहा है और फंडिंग भी स्टेट दे रहा है। तो ये क्या होंगे? ये बेसिकली स्टेट ही इनको रेगुलेट करेगा। कौन रेगुलेट करेगा? जो इस टाइप की इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिनको रिकॉग्निशन भी स्टेट से मिल रही है, फंडिंग भी स्टेट से मिल रही है, तो उनको रेगुलेट कौन करेगा? रेगुलेट भी स्टेट ही करेगा। देन सेकंड आते हैं, सीक्स ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट, यानी फंडिंग नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ रिकॉग्निशन चाहिए स्टेट से, तो वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट, उसको भी स्टेट ही रेगुलेट करेगा। लेकिन जो तीसरे टाइप के हैं, जो बेसिकली ना तो उनको रिकॉग्निशन चाहिए स्टेट से, ना एड चाहिए, तो वो क्या करेंगे? वो अपनी मर्जी से चला सकते हैं, यानी कि फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स, फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स। लेकिन कुछ जनरल रूल्स को उनको फिर भी मानना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, जनरल लॉज के अंडर रहेंगे। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो माइनॉरिटी टर्म है ये डिफाइन नहीं किया गया है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है। हमने तीन तरह के राइट पढ़े, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़े आर्टिकल 23, 24, उसके बाद राइट टू रिलीजन पढ़ा हमने 25, 26, 27, 28, उसके बाद हमने पढ़े कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हमने आर्टिकल 29 और 30 में पढ़ने की कोशिश की, और आशा करता हूँ हमने पूरे डिटेल में इनको कवर किया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी उस हिसाब से हम आज के क्वेश्चंस लेके चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग ऑफ कृपान बाय सिख इज डीम्ड एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि जो सिख जो कृपान कैरी करते हैं वो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हम देखें तो चार, हमने कौन कौन से देखे थे? 25, 26, 27, 28 चार आर्टिकल देखे थे। तो ये उनमें से कौन से आर्टिकल में आएगा, तो इसको आपको बताना है। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आप सभी ने इसका सही अंदाजा लगाया होगा, आर्टिकल 25, क्योंकि आर्टिकल 25 क्या है? इंडिविजुअल को राइट देता है, इंडिविजुअल को राइट देता है। और यहाँ पे इंडिविजुअल का ये कैरी कर रहे हैं कृपान, सिख इंडिविजुअल कैरी करते हैं कृपान। तो यहाँ पे आर्टिकल 26 में इनके पास राइट आता है, राइट टू प्रैक्टिस। क्या क्या था? राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट था ना, तो राइट टू प्रैक्टिस में ये इनको राइट मिल जाता है आर्टिकल 25 के अंदर। क्लियर है? देन उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, आर्टिकल 23, 24, 26 और 29 इनको पढ़िए और इनको मैच करने की कोशिश कीजिए। इनमें से कौन सा मैच नहीं होता है, वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल अभी तक आपने भी इसका बिल्कुल सही अंदाजा लगा दिया होगा कि आर्टिकल 29 में नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज। 29 क्या है? 29 क्या है? जहां पे मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 29 में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज में भी क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ, क्या कर सकते हैं, क्या कंजर्व करना है? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, इनको कंजर्व करने की बात की गई है आर्टिकल 29 में। तो ये डी मैच नहीं हो रहा है, बाकी सारे मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रहेंगी। इसी के साथ हमारे क्या कहते हैं 5 हमने फंडामेंटल राइट कर लिए हैं। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी हमारा बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है। उसी के साथ हम रिट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और इसी के साथ आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं। थैंक यू।